Hello, good morning everyone. Good morning, sir. स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कितने तरह के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी का है तो उसके लिए किस तरह से उसको रेफरेंस किया जाता है। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, उनका सिंबल हम लोग देख रहे थे। हेक्साडेसिमल नोटेशन में डायरेक्ट मेमोरी और इनडायरेक्ट मेमोरी में किस तरह से हम वैल्यू सेट करते थे, एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन। सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि ऐसे और कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जो मेमोरी से रेफरेंस करते हैं। सो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था एंड। सीपीयू का एक ये इंस्ट्रक्शन है। इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है। ऑपरेशन कोड इसका 000 होगा। रेफरेंस होगा जिसका हेक्साडेसिमल लोकेशन 0 XXX। यहाँ पे कोई भी हेक्साडेसिमल नोटेशन हो सकता है क्योंकि हर एक डिजिट यहाँ पे 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए ये हेक्सा कोड कहलाते हैं। सो एक्चुअल में ये जो 4 बिट है ये कंप्लीट 16 बिट का एक मेमोरी रेफरेंस क्रिएट करती है। सो डायरेक्ट मेमोरी के केस में एक 16 बिट का एड्रेस जनरेट होगा, और इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस के केस में भी एक 16 बिट का मेमोरी एड्रेस जनरेट होगा। और एंड ऑपरेशन, जो ऑपरेशन कोड है 000, ये एंड ऑपरेशन के लिए फिक्स किया हुआ है, जिसका पर्पस होता है कि मेमोरी में अगर कोई भी वर्ड पड़ा हुआ है तो उसको हमें एक्यूमुलेटर में स्टोर करके उस एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक्यूमुलेटर हमेशा कैलकुलेशन के लिए यूज़ करता है, सीपीयू रजिस्टर है ये। तो सीपीयू को जब भी एग्जीक्यूशन करना हो, कैलकुलेशन करना हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो पहले कंटेंट को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लाया जाता है। देन उसके बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे, और रिजल्ट को भी हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही स्टोर करते हैं। सो टेम्परेरी एग्जीक्यूशन के लिए जो सीपीयू है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर को यूज़ करता है, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से है। एंड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर। इसी तरह से ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए एक ऑपरेशन कोड फिक्स है जो कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में मेंशन किया जाता है जब भी हमें किसी ऑपरेंड पर ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो उसका सिंबल कोड होगा 001। हेक्साडेसिमल नोटेशन होगी 1 XXX 9 XXX फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेफरेंसिंग। डिस्क्रिप्शन ऐड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर। इसमें एक्यूमुलेटर में मेमोरी वर्ड के कंटेंट के साथ, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ उसको ऐड किया जाएगा। नाउ थर्ड वन, एल डी ए। ऑपरेशन कोड होगा 002। हेक्साडेसिमल लोकेशन फॉर डायरेक्ट इंडेक्सिंग के लिए होगा 2 XXX 89। इधर 89 है तो इधर होगा 10, दैट इज ए। और मीनिंग होता है लो एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी। क्योंकि हमें कोई भी कैलकुलेशन करना है तो एक्यूमुलेटर, तो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए रजिस्टर डेटा को लोड करे, इंस्ट्रक्शन को लोड करे।
सो यहाँ पर एल डी स्टैंड फॉर लोड, ए स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर। लोड एक्यूमुलेटर, मेमोरी से डेटा निकलेगा, फेच किया जाएगा और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड। डूइंग दिस टास्क वी यूज एल डी ए इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट होता है एस टी ए, स्टोर एक्यूमुलेटर। इसका रेफरेंस होगा डायरेक्ट मेमोरी के केस में 3 XXX, एंड इधर ए के बाद आएगा डायरेक्टली बी, दैट इज 11XX। इन सबको कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन मिलती है, इससे इनका सीक्वेंस रहेगा। और कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर स्टोर कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इंफॉर्मेशन। एक्यूमुलेटर की में जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको प्रॉपरली स्टोर करने का काम करता है एसटीए इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट होता है PUN इंस्ट्रक्शन, जिसका डायरेक्ट मेमोरी के केस में एड्रेस रेफरेंस होगा 4 XXX और इनडायरेक्ट के केस में होगा C XXX। इसका पर्पस होगा ब्रांच अनकंडीशनली। आपने देखा होगा कई बार आप अनकंडीशनली जंप करवा देते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में लेबल का यूज करते हो, गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हो, इफ कंडीशन लगाते हैं, फॉर कंडीशन लगाते हैं, व्हाइल कंडीशन लगाते हैं। तो अलग अलग लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास होते हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल को कभी भी किसी भी लोकेशन पर हम प्रोग्राम में पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह के टास्क के लिए सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन यूज करता है दैट इज BUN, ब्रांच अनकंडीशनली। बी स्टैंड फॉर ब्रांच, UN स्टैंड फॉर अनकंडीशनली। तो कंडीशंस के बेस पर हम कंट्रोल को मूव करवा सकते हैं, जैसे आप प्रोग्रामिंग में करते हो। सिमिलरली जब उसका मशीन कोड तैयार होता है तब वहां पर इस तरह के माइक्रो ऑपरेशंस या जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। यूएन अगेन एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, जहां पर आप मेमोरी में कहीं भी किसी भी लोकेशन पर आप अनकंडीशनली कंट्रोल को स्विच करवा सकते हैं। नेक्स्ट होता है BSA, ये भी एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है जिसका डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस होता है 5 XXX एंड इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस होता है D XXX। डिस्क्रिप्शन ब्रांच सेव एंड सेव रिटर्न एड्रेस, इस तरह का इंस्ट्रक्शन होता है। इस तरह से ले सकते हैं कि आपको अनकंडीशनली जंप तो करना है, ब्रांचिंग तो करनी है, बट आपको जिस लोकेशन से आपने ब्रांच किया है या जंप किया है उसी लोकेशन पर वापस आपको आना भी है। इसको आप फंक्शन कॉल से समझ सकते हैं कि फंक्शन कॉल में यदि सपोज इस तरह का कोई फंक्शन है void get void show। यदि आप थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जानते हो तो या ये बात आप अच्छे से समझ पाएंगे, या आपने बेसिक जावा भी सीखी होगी तो आपको क्लियर होगा ये बात कि void get फंक्शन और void show फंक्शन, यदि हम इस तरह से फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद हम इस फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, तो मान के चलिए कि ये इस गेट फंक्शन की डेफिनेशन है और ये है शो फंक्शन की डेफिनेशन।
अब इस तरह के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम ये आती है कि जब कंट्रोल वाइड गेट फंक्शन को कॉल करता है तो कॉलिंग के साथ साथ ये इसका कॉलिंग है और कॉलिंग के साथ साथ ये इसकी डेफिनेशन ढूंढता है। तो जैसे ही यहाँ से कंट्रोल स्विच करता है उसके डेफिनेशन पर, इस बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस कंट्रोल को इस लोकेशन पर आना जरूरी है ताकि नेक्स्ट फंक्शन को वो कॉल कर पाए, उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर पाए। सो प्रोसीजर या किसी फंक्शन के केस में जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू इस तरह से फंक्शन बनाते हो, उसको डिक्लेयर करते हो, डेफिनेशन देते हो, उसकी बॉडी डिफाइन करते हो, उस केस में हर एक फंक्शन की कॉल रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि किसी न किसी फंक्शन को या किसी न किसी टास्क को ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो हर एक फंक्शन का कॉल सीक्वेंस से जरूरी है, तभी आपका प्रोजेक्ट का टास्क फिनिश होता है। सो ऐसे सिचुएशन के लिए हमें ब्रांचिंग तो करनी है, बट हमें रिटर्न एड्रेस को सेव भी करना है। तो यहाँ से अगर ब्रांचिंग हो रही है, जंप हो रहा है इसके डेफिनेशन पर, क्योंकि ये मेमोरी में अलग लोकेशन पर होगा और उसके डेफिनेशन मेमोरी में अलग लोकेशन पर होगा। यहाँ से उसकी डेफिनेशन का एड्रेस मिलेगा कि प्राइमरी मेमोरी में वाइड गेट फंक्शन की बॉडी कहाँ, जब वो इस लोकेशन पर आता है इस इसकी बॉडी होगा। तो यहाँ का एड्रेस कहीं ना कहीं वो स्टैक में स्टोर करता हुआ जाएगा। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन को या इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सीपीयू यूज करता है बीएसए इंस्ट्रक्शन। सो ब्रांच भी हो जाता है और रिटर्न एड्रेस को हम सेव भी कर लेते हैं, और इसी पैटर्न पर पूरे सीक्वेंस में फंक्शन की कॉलिंग होती है। अगर बीएसए इंस्ट्रक्शन ना हो तो कभी भी एक फंक्शन कॉल करने के बाद उसकी बॉडी के डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करने के बाद सेकेंड फंक्शन कभी भी कॉल ही नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके एड्रेस को स्टोर किया जाता है, रिटर्न एड्रेस को स्टोर किया जाता है, ताकि हर एक फंक्शन जिस ऑर्डर में डिक्लेयर्ड है, जिस ऑर्डर में उनकी कॉलिंग है, उसी ऑर्डर में उन सबकी कॉलिंग सक्सेसफुल डन हो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ISZ, डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस में इसका एड्रेस होता है 6XXX एंड E XXX। description, increment and skip if 0। प्रोग्रामिंग में हमारी इस तरह की भी सिचुएशन आती है कि हमें इंक्रीमेंट करना है और अगर 0 है तो स्किप करना है। इंक्रीमेंट एंड स्किप 0, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करता है ISZ इंस्ट्रक्शन। सो ये कुछ एग्जाम्पल थे कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन किस तरह के हो सकते हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको शो किए हैं। इस तरह के इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है जब भी हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस करनी होती है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर रेफरेंस में हो। यदि हमें रजिस्टर से रेफरेंसिंग करनी हो तो किस तरह के रेफरेंस होने चाहिए। रजिस्टर रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में रेफरेंस हमेशा रजिस्टर से आएगा, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। सीपीयू के पास इसके लिए भी कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले है CLA, and register reference instruction may also direct and indirect. So here we will discuss only the direct register referencing. So direct addressing of register 7800 and description
CLA means clear accumulator. जैसे मैंने आपको बताया था कि accumulator एक ऐसा रजिस्टर है जिसका यूज टेम्पररी कैलकुलेशन के लिए सीपीयू करता है, तो कैलकुलेशन को हमें क्लियर भी करना होता है. So for clear the accumulator register, we use the register reference instruction, and the name of register reference instruction is CLA, which means clear accumulator. Next register reference instruction is CLE, and the address of this instruction is 7400, which means clear E. Here again E is the name of register जिसको हम क्लियर कर रहे हैं. Next is CMA, and address is 7200, which means complement AC. The content which is stored in AC that will be complemented. So अगर 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा. That is we want to actually do with the content of AC. So जब भी हमें एक्यूमुलेटर कंटेंट के साथ, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट के साथ हमें कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, उसकी बिट्स को अल्टर्ड करना होता है फ्रॉम 0 to 1 and 1 to 0. वी यूज द रेफरेंस CMA, register reference instruction CMA, complement the content of accumulator register. Next is CME. Similarly, if you want to complement the content of register E, so we use the reference instruction format CME with the address 7100, which means complement the content of register E. Next is CIR, address 7080, which means circular right shift with the content of accumulator. एक्यूमुलेटर के कंटेंट को आपको सर्कुलर राइट शिफ्ट करना है. Now similarly CIL with address 7040, which means circular left shift AC. तो एक्यूमुलेटर कंटेंट के साथ आपको सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट करना है. INC, next is INC, address is 7020, which means increment the content of accumulator, increment AC. एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी कंटेंट होगा उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे. Next is SPA, address 7010, which means skip next instruction skip next instruction if
if accumulator is 0. SPA, skip next instruction if accumulator is 0. यदि accumulator में कोई भी कंटेंट नहीं है तो उस केस में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप करना है. SPA. Next is HLT for HALT 7001 for halting the computer. Halt computer. These are some instruction format which shows that we are doing a register reference. So in order to make the register reference, we use these kind of instruction. Now third one is input output instruction. Input output instruction. So 3 हमने डिस्कस की थी. मेमोरी में मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. सीपीयू इतने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को यूज करेगा, इतने इंस्ट्रक्शन यूज करेगा, उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मोड बिट, ऑपरेशन कोड और एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ये कंप्लीट एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा और इसी फॉर्मेट में ये सभी इंस्ट्रक्शन यूज होने वाले होंगे. सेकेंड होगा रजिस्टर रेफरेंस. जब भी ऑपरेंड किसी रजिस्टर से आता है सो वी यूज द रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, and in order to perform the register reference instructions, CPU use these kind of instructions. And third one is input output instructions. That means operands maybe come from the input output devices. So how to deal with the operands if that input coming from the input output devices? So first instruction is INP. Address is F800, which means input character to accumulator. So input character to the accumulator. जो भी इनपुट डिवाइस कैरेक्टर एंटर करेगी या जो भी डेटा वो एंटर करेगी उसे हमें एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है 1 बाय 1 कैरेक्टर. सो एक एक कैरेक्टर को एक्यूमुलेटर में स्टोर करना इस इंस्ट्रक्शन का काम होगा, INP, जिसका मेमोरी में एड्रेस होता है F800. हर एक इंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक एड्रेस एसोसिएट है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन का भी एक लोकेशन है. Second instruction is out. Address is F400, which means output character from accumulator. अगर accumulator में वो कैरेक्टर आ चुका है, उसका प्रोसेसिंग हो चुका है, तो हमें रिजल्ट के तौर पर उस कंटेंट को डिस्प्ले भी करना होता है. So for outputting the character, we use out instruction, which means output character from accumulator. Next is SKI. Instruction is SKI, and the address of this instruction is 0, means skip on input output, input फ्लैग. अगर इनपुट डिवाइस में कोई ना कोई फ्लैग हो या उसका बफर फिल हो चुका है तो उसमें कोई ना कोई फ्लैग यूज होगा, उसके केस में हमें स्किप करना है. यदि इनपुट आउटपुट डिवाइस का बफर फुल हो चुका है, उसके कैरेक्टर वो स्टोर नहीं कर सकता है, उस केस में हमें SKI इंस्ट्रक्शन यूज करना होगा, स्किप ऑन इनपुट फ्लैग. इस तरह से आउटपुट डिवाइस के साथ भी हो सकता है, उसके भी बफर फुल हो सकते हैं. F100
that is the address of SKO instruction in the memory. Escape on output flag. Next is ION. ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है जिसकी लोकेशन होती है F080 और इसका मीनिंग होता है इंटरप्ट ऑन। दैट मीन्स अगर वो इनपुट डिवाइसेस जिसका ION सेट है, ये इंस्ट्रक्शन तभी कॉल होगा जब उस डिवाइस से इंटरप्ट जनरेट होता है। क्योंकि किसी भी इनपुट डिवाइसेस को अगर कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो डायरेक्टली वो मेमोरी में डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसे या तो DMA या तो CPU दोनों में से किसी एक को सिग्नल सेंड करना होता है। सो ION इंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है इंटरप्ट ऑन। और इसी तरह से IOF इंटरप्ट ऑफ, लोकेशन होगी F040 इंटरप्ट ऑफ। सो ऑफ का मतलब ये हुआ कि वो डिवाइसेस इंटरप्ट जनरेट नहीं करेगी। तो ये है हमारे पास इंस्ट्रक्शन। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक्चुअल हम किसकी बात करते हैं, तो हम इन्हीं सब इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन जब भी हम कहते हैं तो इन्हीं इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, राइट। प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट अलग होते हैं और इंस्ट्रक्शन अलग होते हैं और डेटा भी अलग होता है। डेटा वो होगा जो एक्चुअल किसी रजिस्टर में मैनिपुलेट होता है, स्टोर होता है। जो आप प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं वो इसका डेटा स्ट्रक्चर होगा, वही इसका डेटा होगा, राइट। बट उस डेटा पर हमें क्या काम करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशंस के लिए CPU के पास, प्रोसेसर के पास कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो उसी इंस्ट्रक्शंस की हमने बात की यहाँ पर। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज CPU रजिस्टर्स। कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया जाए CPU को उसे रजिस्टर में स्टोर करना ही होता है, राइट। बिना CPU रजिस्टर के किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं। तो CPU रजिस्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत लिमिटेड साइज होती है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। सो अब हम देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं और उनका क्या पर्पस है। देयर आर द हाई स्पीड memory location built into the microprocessor। सबसे पहले यदि हम रजिस्टर को डिफाइन करें, सो देयर आर द हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस। इनको हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रोसेसर के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं। भले इनकी साइज छोटी होती है बट ये प्रोसेसर के इनबिल्ट अंदर ही इनकी होती है। भी डेटा को यदि हमें एग्जीक्यूट करना है, किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो मेमोरी से हमें उसके डेटा को इसके माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल रजिस्टर में उसको लेकर आना पड़ता है, इंटरनल उसकी लोकेशन में लेकर आना पड़ता है, तभी वो एग्जीक्यूशन फास्ट कर पाता है। और यही रजिस्टर्स है, यदि किसी भी CPU में
रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज़्यादा है और हर एक रजिस्टर की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट वर्क कर सकता है। इसी से उसकी स्पीड, उसका जो कैलकुलेशन है कि वो कित गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे काम करता है, ये उस पर डिसाइड होता है। सो रजिस्टर को यदि हम डिफाइन करें, सो देयर आर हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन, ऐसी मेमोरी लोकेशन जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत स्पीड से डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी। उनका एग्जीक्यूशन ये बहुत ही स्पीड से होता है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि मेमोरी, क्योंकि रजिस्टर है तो एक मेमोरी लोकेशन, सो मेमोरी लोकेशन है तो ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है और ऐसी कितनी अलग अलग तरह की मेमोरी हो सकती है। तो मेमोरी लोकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, उसके बाद नंबर आता है कैश मेमोरी का, उसके बाद नंबर आता है रैम का जो कि प्राइमरी मेमोरी है, और उसके बाद नंबर आता है हार्ड डिस्क का। मेमोरी कैटेगरीज, सो मेमोरी कैटेगरीज की अगर बात करें तो रजिस्टर इज अ वेरी फास्ट memory but very low in size। रजिस्टर साइज में काफी छोटे होते हैं बट एग्जीक्यूशन में काफी फास्ट होते हैं। देन उसके बाद जो कैशे मेमोरी है, यदि आप इस ऑर्डर में जाते हो, नीचे आते हो, तो आपको कैपेसिटी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा मिलेगी, बट उसका जो स्पीड है, जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है, वो स्लो मिलेगी। और यदि आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हो, यदि आप इस लोकेशन पर आते हो इस तरह से, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती बढ़ती हुई मिलेगी। रजिस्टर की सबसे कम है, कैश मेमोरी की उससे ज़्यादा है, रैम उससे भी ज़्यादा है, और हार्ड डिस्क उससे भी ज़्यादा है। बट यदि आप इसको अपोजिट कर देंगे, यदि आप इस डायरेक्शन में देखें, तो एग्जीक्यूशन की स्पीड हार्ड डिस्क में सबसे कम होती है, रैम में उससे ज़्यादा होती है, कैश मेमोरी में रैम के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, और रजिस्टर में कैश मेमोरी से सबसे ज़्यादा होगी। तो एक स्पीड का ग्राफ है और एक है स्टोरेज का ग्राफ। दैट मीन्स इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, then the storage capacity of memory gradually increases. So top to bottom, in case of top to bottom, the storage capacity gradually increases, but the speed of execution becomes slower. And the second point, if you move from bottom to top, then storage capacity
decreases gradually, but speed of execution become faster. So that is the 2 point which we have to keep in mind. Now let's talk about some registers. The CPU uses these locations for data and instructions temporarily for processing. So what is the purpose of register? The purpose is very clear here. The CPU uses these locations. Locations means the registers. The CPU uses these registers locations to store data and instructions temporarily for processing. किसी भी डेटा को या इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी स्टोर करना, देन उसका प्रोसेसिंग करना, ये दो पर्पस होते हैं. दैट इज वाई सीपीयू यूजेस रजिस्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज सीपीयू processes, stores and transfer data from one component to another with the help of registers. So CPU is not only the store the data and instruction temporarily for processing, as well as is transfer the data from one component to another component. So in order to transfer the data, CPU again uses the registers. The next point, the number of register varies among computers. So as I told you, based on the computer's configuration, each computer having different set of registers. So number of registers varies among computers. जितना हाईली कॉन्फ़िगर आप कंप्यूटर को करोगे, उतना ही कई नंबर ऑफ रजिस्टर्स के सेट उसके अंदर आएंगे. और अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्स किसी कंप्यूटर में ज़्यादा है तो उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा, उसका एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा होगा. तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स वेरीज among computers. It increases it increases the performance of CPU. अगर नंबर ऑफ रजिस्टर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा रजिस्टर में ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एक साथ स्टोर होंगे और एग्जीक्यूट. तो फॉर दिस इट इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू. सीपीयू का यूटिलाइजेशन, उसका थ्रूपुट इसी से बढ़ता है. ईच रजिस्टर receive the information, hold it temporarily, and pass it on as directed by the control unit. हर एक रजिस्टर का काम होता है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, होल्ड करे टेम्परली और पास करे, जैसे ही कंट्रोल यूनिट उसे डायरेक्ट करती है.
The size of register depends on the computer architecture. रजिस्टर का क्या साइज होगा ये डिपेंड करेगा उसका आर्किटेक्चर क्या है. कुछ 8 बिट रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, कुछ 16 बिट रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, and some of them can use the 32 bit, 64 bit, and so on. So the size of register it depend on the computer architecture. So these are some important point related to the registers. Now let's talk about some set of registers and their purposes. List of CPU registers. Now first is PC, which means program counter. First, we will list out the set of CPU registers. Then we will discuss one by one what is the purpose of this register. So first is program counter, which is known as PC. Second one is instruction register, IR. Third one is MAR, which we have already discussed in the previous lecture. Memory address register. Next one is MBR, memory buffer register. Next is IP, instruction pointer. Instruction pointer. Next is SPR, stack pointer register. EPR, general purpose register that can be nomenclated by A, B, C, and D. Accumulator, base, counter, and data register. Address or segment registers that can be nomenclated by CS, code segment, DS, data segment, ES, extra segment, and SS, stack segment. Now next is index registers. Index registers, DI, destination index, and SI, source index. So that is the list of register set or the types of register set which can be used by the CPU for different purpose. So we will discuss one by one what is the use of program counter register,
what is the use of IR, MAR, MBR, IP, SPR, GPR, segment registers, and index register. First is PC. The full form of PC, that is program counter register. It holds the addresses of the next instruction be fetched and executed. Second point, when instruction is fetched, the value of PC, that is program counter, is automatically incremented, and it points to the address of next instruction. So these are two important points related to the program counter. It holds the address of next instruction. So program counter always store the address of the next incoming instruction, which is to be fetched and executed. So हमारे प्रोग्रामिंग में जितने भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, वन बाय वन उस इंस्ट्रक्शन को फेच करना और उसके एड्रेस को स्टोर करने का काम होता है प्रोग्राम काउंटर का. तो प्रोग्राम काउंटर को यदि आप एक्सप्लोर करोगे तो उसके रजिस्टर के अंदर हमेशा वो एड्रेस मिलेगा जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है. That is why it holds the address of next instruction to be fetched and executed. When instruction is fetched, the value of program counter is automatically incremented. जब उस एड्रेस का इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट के लिए ले लिया जाता है तब प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर कर लेता है. दैट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड, वो आगे बढ़ जाता है +1 से, ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वापस से वो उसके एड्रेस को स्टोर कर पाए. सो दैट इज द पर्पस ऑफ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर. सीपीयू इस रजिस्टर को यूज तभी करता है जब उसे नेक्स्ट एड्रेस को इंस्ट्रक्शन को यूज करना होता है, तो उसके एड्रेस को स्टोर कर लेता है प्रोग्राम काउंटर में. नेक्स्ट वन इज IR, दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इससे हम और डिस्कस कर लेते हैं. देन द रेस्ट ऑफ रजिस्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. इट होल्ड द current instruction that is being executed. So अगर सीपीयू को देखना है कि करेंटली कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी डिटेल IR में मिलेगी. सो IR करेंटली जिस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन चालू है वो स्टोर होगा IR में. इट होल्ड द करेंट इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. Now third is MAR, which means memory address register. So from MAR we will discuss in the next lecture. That is all about the today's lecture.
So what we have discussed in the today's lecture: memory reference instruction, register reference instructions, and input output instruction. Then we started the CPU register, the purpose of memory, the hierarchy of memory, purpose of CPU registers, list of CPU registers, and explanation of 3 register, 2 register, right? The rest register we will discuss in the next lecture. If you have doubt, then discuss here. Till now, if you have any doubt,